Hi, everything will get better as long as you don't give up. Today is 13th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बोगीबील ब्रिज है असम ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। पंजाब का है नक्काल इंडियन फोक डांस। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। सांथनम कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद बना था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साउथ अफ्रीका से हमने बोरो किया है, इंस्पायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया का प्रोसीजर। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत 21 से एज घटा के 18 हो गई थी वोटिंग की। आज के सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोकेटेड IFC? वेयर इन इंडिया इज द पंपादम शोला नेशनल पार्क सिचुएटेड? शोला ग्रासलैंड्स भी है यहाँ। Who's the founder of the Aligarh Muslim University? Where did Gandhi ji form the Satyagraha Sabha? Satyagraha Sabha. Who led the Bardoli Satyagraha in 1928? Who was the first Governor General of the new Indian Dominion? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब अल्पभाषी है, कम बोलता है, ऑफ अ पर्सन रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल। ट्रैक्टेबल का मतलब वो विनयशील है, इजी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्सन। ऑर्डियल का मतलब होता है लाइक दिस इज योर अग्नि परीक्षा, पेनफुल और हॉरिफिक एक्सपीरियंस है, एस्पेशली अ प्रोट्रैक्टेड वन। यूसुफ का मतलब होता है कहीं जाके कोई चीज हड़पना, टेक अ पोजिशन ऑफ पावर ऑफ इंपॉर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध, एक्टिव हॉस्टिलिटी है, ओपोनेंट है, ओपोजिशन है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छी वोकेबुलरी, सेंटेंसेस करेक्ट बोलने हैं, ग्रामर करेक्ट रखना है और लिखना आना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीच। आज के टॉपिक्स हैं, कोवैक्सिन अब 2 से 18 एज ग्रुप के लिए भी ओके कर दिया गया है। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा है। ह्यूमैनिटेरियन हेल्प ज़रूरत है अफगानिस्तान को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। डिमांड स्काई रॉकेट हुआ है। लिफ्ट्स कैप ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स। देन दिस इज अबाउट दिल्ली विंटर इज कमिंग, तो ये बात है एयर पॉल्यूशन। जैबिंग चिल्ड्रन, डू नॉट ब्रीथ इजी ऑन द सिलिकॉसिस प्रिवेंशन पॉलिसी। ये जो सिलिकॉसिस है ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, लंग्स रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है और इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हैं। द सैंक्शंस क्लाउड ओवर इंडिया यूएस टाइज, हम देखेंगे इंडिया यूएस टाइज में काटसा लगता है या नहीं। S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम बाय रशिया हम परचेज कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म है। व्हाट एल्स द महाराजा एयरलाइंस मालाबार एक्सरसाइज। यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं डिफेंस के, 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट जो यूएस के साथ साइन किए हैं। IMF ने बोर्ड ने अभी क्रिस्टालिनिया जॉर्जिवा को अभी सैक नहीं किया है। दिस इज टाटा मोटर्स अनक्वाइट फ्रंट बिग टेक एंड अवर किड्स, वेरी गुड आर्टिकल। देन यहाँ डेफिनेशन ही बदल रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर फॉरेस्ट की। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, ये पहला न्यूज सबको पढ़ना है। दिस इज अबाउट एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स कोवैक्सिन फॉर इमरजेंसी यूज इन 2 to 18 एज ग्रुप। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी तक लेस देन 18 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक तो प्रायोरिटी दी जा रही थी सीनियर लोगों को, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम वीकन होता जाता है, तो पहली प्रायोरिटी में जो सीनियर पीपल है उनको वैक्सीनेशन दिया गया। जो बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। प्लस दूसरी बात ये थी कि जैसे 2 से 18 साल की जो एज ग्रुप के रहते हैं बच्चे, इनका बॉडी अभी भी डेवलप कर रहा है, बॉडी ग्रो कर रहा है, इनमें दिस चेंजेस आ रहे हैं। सो उस केस में वैक्सीनेशन देना, वो भी कोविड का, जो अभी स्टिल वी डोंट नो अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट कोविड, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न था। दैट इज वाई वी वर प्लेइंग सेफ। तो अभी 2 से 18 एज ग्रुप को भी कोवैक्सिन का इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया है। वाई? बिकॉज स्कूल्स भी रीओपन करने हैं, जो बच्चे हैं वो एज अ कैरियर भी बन सकते हैं।
द पॉइंट इज वी नीड टू वैक्सीनाइज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो ये भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीनेशन है। इसका नाम है कोवैक्सिन BBV152। इसको रिकमेंड किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में 2 से 18 साल के बच्चों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो CDSCO ने इसका अप्रूवल परमिशन दे दिया है। कोवैक्सिन क्या थी? कोवैक्सिन कंट्री की पहली इंडिजिनस होल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन है। मतलब जो डेड वायरस है उसको किल करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है कोविड के वायरस को। तो उस वायरस को देखकर ये डेड है, कोविड नहीं होगा, बट इस डेड वायरस से बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रेस्पॉन्स सीख जाती है। तो जब एक्चुअल वायरस का अटैक होगा तो बॉडी इज वेल प्रिपेयर्ड। सो दिस टेक्निक, ये ओल्ड टेक्निक है। अभी तो mRNA टेक्निक वगैरह भी आ गया है मॉडर्ना फाइजर का, बट ये जो कोवैक्सिन है ना, इसमें होल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन के कारण इसका एफिकेसी ज्यादा पाया गया। जो डिफरेंट वेरिएंट्स हो जाते हैं जैसे डेल्टा वेरिएंट लाइक दैट, तो ये टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। भारत बायोटेक ने बनाया है कोलैबोरेशन विद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ICMR और भारत बायोटेक, इन तीनों ने मिलकर बनाया दिस कोवैक्सिन। और इसका अभी 2 से 18 साल के बच्चों में भी अप्रूवल मिल गया है। तो दिस इज शॉट इन द आर्म। इसका मीनिंग बताइए। कुछ ही दिन पहले हमने इसका मीनिंग देखा था, शॉट इन द आर्म। तो ये इंडिजिनस वैक्सीनेशन है। बहुत बेनिफिट होगा इस 2 to 18 को वैक्सीनेट करके। हम वैसे भी गोल हमने सेट किया है बाय दिसंबर सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देना है। तो ट्रायल्स चल रहे हैं 2 से 6, अभी ट्रायल के रिजल्ट्स भी आएंगे। वन ऑफ द फर्स्ट अप्रूवल है 2 to 18 एज ग्रुप में। गुड, थिंग्स आर लुकिंग बेटर। WHO अप्रूवल अब जरूरी है बिकॉज कोवैक्सिन को भी अभी तक WHO का अप्रूवल नहीं मिला है, विच इज रिक्वायर्ड। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल में इजी होगा। वैक्सीन में पॉलिसी सेम है, अवेलेबिलिटी, वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है इसको हम दूर करें। और जैसे गावी है, कोवैक्स अलायंस है, तो इसमें जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर हम वैक्सीनेशन की सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीनेशन का, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोवैक्स अलायंस में भी वैक्सीनेशन का सप्लाई करें अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद। एट द सेम टाइम अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो बिहेवियरल चेंजेस भी चाहिए, हम अभी भी जरूरी है। वी नीड टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस कोवैक्सिन। फर्स्ट न्यूज है। सेकेंड न्यूज है, रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स टू 4.35%। RBI का मैंडेट क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी 4 ± 2%। तो 4.35% है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी ग्रोथ में अप आया है। बट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं? रीड इन बिटवीन द लाइंस। तो फाइन लाइंस ये बोलती है, डोंट रीड टू मच इनटू द एनकरेजिंग डेटा। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, खुद इकोनॉमिस्ट भी ये मानते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। सिचुएशन अभी भी बहुत फ्यूटाइल है। जो जितना एक्सपर्ट होता है ना, वो उतना ही, मतलब उसको ज्यादा नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि चीजें किस किस तरीके से रॉन्ग भी जा सकती है। सो दैट इज वाई जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो हमेशा कॉशियस टेक लेने की कोशिश करते हैं, कॉशियस। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि ठीक है, नंबर अच्छे आए हैं, दिस इज गुड, बट लेट्स नॉट ड्रॉप द गार्ड्स। शार्प डिप हुआ है फूड प्राइस इन्फ्लेशन में, ये एक रीजन है कि ये रिटेल इन्फ्लेशन फॉल हुआ 4.35% पे। स्ट्रेस कम हो रहा है 5% सितंबर में, वरना इन्फ्लेशन 7% टच कर रही थी। तो इन्फ्लेशन अगर 7% टच कर रही है मतलब भारी नुकसान हो रहा है। आपने बैंक में पैसा दिया, वो तो 4 या 5% इंटरेस्ट ही दे रहे हैं आपको पैसे का, पर इंटरेस्ट चल रही है 7%। तो हर महीने आपको 2% का नुकसान हो रहा है। तो दैट इज वाई इन्फ्लेशन जब आती है तो जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, ये जंक होने लग जाते हैं। जो सैलराइड इनकम है, पहले भी 1,000 रुपए मिल रहे थे, अभी भी 1,000 रुपए मिल रहे हैं। पहले 1,000 रुपए से बहुत सारा सामान आ जाता था, अब नहीं आ रहा है, तो वैल्यू कम हो गई ना 1,000 की। सो दैट इज वाई इन्फ्लेशन जो है, दिस इज अप टू अ सर्टेन लिमिट गुड, बट आफ्टर दैट इट इज वेरी वेरी इंजूरियस टू इकोनॉमी। 4 ± 2 के अंदर ही रहना चाहिए, 4 के अंदर रहना चाहिए। लेट अस सी। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी एक्सेलरेट हुआ है 11.9% अगस्त में, बट अगेन रीड इन बिटवीन द लाइंस। तो मतलब ये है, ये बड़ा है, बट क्यों बड़ा है? बेस इफेक्ट के कारण बड़ा है, क्योंकि पिछले बार बहुत पिट गया था। तो दैट इज वाई रिलेटिवली इस बार ज्यादा नजर आ रहा है बेस इफेक्ट।
एडवर्स हेडविंड्स अभी भी हैं। कल हमने कॉन्सेप्ट देखा था, टेल विंड्स होती है, प्लेन चल रहा है, टेल विंड मतलब पीछे से ऐसे उसको पुश करेगी तो टेक ऑफ इजी हो जाएगा। हेडविंड्स मतलब टेक ऑफ करना है और सामने से विंड आ रही है तो टेक ऑफ डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी इकोनॉमी का टेक ऑफ करना है बट हेडविंड्स भी हैं आगे। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल नहीं होता है, विच डजेंट इंक्लूड फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। ये भी 5.8% पे रहा है। मॉडरेशन इन्फ्लेशन रेट पे ट्रांजिएंट है, मतलब कम हुआ है वो भी ट्रांजिएंट है। आने वाले टाइम पे कोल जैसे शॉर्टेज चल रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, राइजिंग एनर्जी, मेटल्स, लॉजिस्टिक्स, इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये होना है। डिमांड भी बढ़ी रही है, फेस्टिवल सीजन है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होगा। सो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है बट डोंट रीड टू मच इनटू द एनकरेजिंग डेटा। जो थर्ड टॉपिक है तो ये बात था दिस। थर्ड टॉपिक है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में बात है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प का, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प टू अफगानिस्तान। सी, अफगानिस्तान में ह्यूज क्राइसिस चल रहा है, ह्यूज क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, गवर्नेंस का क्राइसिस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्राइसिस, और क्राइसिस है कि इसके स्पिल ओवर जो है इफेक्ट वो नेबरिंग कंट्रीज में भी स्प्रेड हो सकता है। सो एवरीबडी इज एट रिस्क। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे हम कुछ लास्ट मंथ अफगान क्राइसिस पढ़ रहे थे, हमने अफगान में देखा यहाँ बहुत सारी वेराइटी है, वेराइटी डाइवर्सिटी है, कम्युनिटीज हैं, उज्बेक वाले इधर हैं, देन दिस पाकिस्तान बैक्ड है, देन यहाँ पे देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। ट्राइबल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। द पॉइंट इज अगर गवर्नमेंट बनानी है तो वो इंक्लूसिव होना चाहिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कहा G20 मीटिंग में। अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को प्रोवाइड कराना जरूरी है और इंक्लूसिव गवर्नमेंट एंश्योर कराना भी वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोट डाउन दीज टू कीवर्ड्स, अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो अफगानिस्तान के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। प्रिजर्व करें गेन्स ऑफ द लास्ट 2 डेकेड्स इन अफगानिस्तान। पिछले 2 डेकेड में जो ग्रोथ हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, ओपन सोसाइटी आया, इन सब चीज़ों को जो गेन हुआ है वो प्रिजर्व करें। ये नहीं कि फिर से मेडिवल टाइम के नियम वगैरह इन सब में हम पुश कर दें, नो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 2593 याद रखना है जब भी अफगानिस्तान की बात हो। ये क्या है? इंडिया ने अगस्त के टाइम पर, जब इंडिया चेयरमैन था यूएनएससी का, तब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था रिलेटेड टू एप्रीहेंशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ अफगानिस्तान। तो यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। अब जैसे आंसर लिख रहे हैं ना अफगानिस्तान रिलेटेड, सबने बातें लिखी है, वर्ड्स लिखे हैं, वर्बोसिटी लिखी है। एक किसी ने ये मेंशन कर दिया कि यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 को इंश्योर कराओ। दिस इज अ फैक्ट। इसको, इस पर्सन को ऑटोमेटिकली थोड़े बेटर नंबर मिलेंगे बिकॉज यहाँ फैक्ट्स है, वर्ड्स नहीं भर रहा है। सो ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट कि आपको टू द पॉइंट लिखना है, वर्बोसिटी नहीं लिखना है, इंग्लिश नहीं लिखना है, फैक्ट्स लिखिए। यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593, preserving the gains of the last 2 decades in Afghanistan, unhindered humanitarian assistance, inclusive government, ये keywords ना दिखने चाहिए आंसर में। Preventing Afghan territory from becoming the source of radicalization and terrorism। अब क्या होता है, हमने देखा है जहां भी एंट्रोपी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, वॉर होता है, वह पीपल डिस्ट्रेस्ड होते हैं, डिस्ट्रेस्ड। और डिस्ट्रेस्ड लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। तो अक्सर इधर रेडिकलाइजेशन ज्यादा होगा, टेररिज्म का ये दिस ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो वर्ड को यहाँ पे बहुत कॉशियसली इसको देखना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी जरूरी है। तो दिस इज दिस अफगानिस्तान। अब बात यहाँ पे आई है G20। G20 क्या है? लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द G20 ग्रुपिंग्स। व्हाट इज G20? अब G20 तो इकोनॉमिक्स का था बट अब देखिए वो ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है। तो यही बात है जो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जैसे क्वाड है, क्वाड भी मतलब ब्रॉडन करना चाहता है। एवरी जो ग्रुपिंग है ना वो नैरोली डिफाइंड नहीं होनी चाहती। तो G20 भी अब ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी की बातें कर रहा है। तो ट्राई टू राइट अ नोट ऑन G20, डिस्कस इट्स चेंजिंग रोल एंड मैंडेट विद द चेंजिंग टाइम। तो चेंजिंग टाइम के साथ से इसका नेचर कैसे बदल रहा है। G20, सिंगापुर G20 में आता है क्या? आंसर न्यूजीलैंड। सारे कंट्रीज भी आप लिख देना, G20 के जितने कंट्रीज है ना ये सारे कंट्रीज भी बता देना।
और इसका मैंडेट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कई बार आर्ग्यूमेंट आता है G7 से ज्यादा बेटर G20 है G7 से, तो दिस इज G20। डिमांड स्काई रॉकेट्स हो रही है, गवर्नमेंट लिफ्ट्स कैप ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स, रिलीफ टू पैसेंजर फ्रॉम हाई फेयर्स। सो फ्लाइट्स सब अब ट्रेवल कर रहे हैं, फेस्टिवल का भी टाइम है, एयरपोर्ट वगैरह में भीड़ आने लग गई है, फेस्टिवल का बूम है, तो डिमांड भी बढ़ रही है। अब एयर फेयर जो होता है, प्लेन का टिकट होता है, ये वेरिएबल होता है, डिमांड ज़्यादा आती है, टिकट ऊपर राइज हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो यहाँ एक कैप लगाएंगे, एयर फेयर हिटिंग न्यू हाइस, तो एक कैप लगाना जरूरी है। लिफ्ट्स कैप ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स हट गया है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स पे कैप हट गया है, बट ये जो एयर फेयर है ना, इस पे भी एक हाई फेयर पे भी रिलीफ देना जरूरी है। Amid using vehicles for at least one day a week, avoid CM to Dalites। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने क्या कहा कि हफ्ते में व्हीकल, आप पर्सनल व्हीकल यूज कम करो। पर्सनल व्हीकल से क्या होता है कि जैसे एक बस है, बस में सेम स्पेस सेम फ्यूल पे 50 लोग बैठ सकते हैं, उतने में ही 2 गाड़ियां आ पाएंगी पर्सनल व्हीकल। तो बेटर क्या हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इससे पॉल्यूशन कम होता है, एनवायरमेंटल दिस सेविंग्स होती है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम होते हैं, फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता। तो पब्लिक व्हीकल हमेशा प्रमोट किए जाते हैं, बट अब ये कोविड का भी टाइम है। वैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो भी है, बट द पॉइंट इज स्टिल जहां तक पॉसिबल हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हमें पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए, पर्सनल व्हीकल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल व्हीकल से पॉल्यूशन बहुत होता है। पॉल्यूशन से आता है GRAP, मेजर्स टू किक इन व्हेन एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स। तो दिल्ली में जैसे ही एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट होने लगती है, तो कितनी डिटीरियोरेट हुई है उसके हिसाब से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान होगा, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये किक इन हो जाता है जब एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट होने लगती है। जब कम कम हवा खराब है, कम डिटीरियोरेट हुई है, मॉडरेट टू पुअर है, तो आप क्या एक्शन लोगे। ये जितने पॉइंट्स हैं ना, सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, यू कैन यूज इट एनीवेयर, किसी भी आंसर आंसर में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कुछ बोलना है आपको, एयर क्वालिटी, ये सारे पॉइंट्स बड़े एक्सेलेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर कम खराब हुई है अभी हवा, तो गार्बेज बर्निंग बंद कर दो, फैन फाइन लगाओ जो ऐसा कर रहा है, पॉल्यूशन रेगुलेशन इंडस्ट्रीज में लगाओ, रोड स्वीपिंग पीरियोडिक मैकेनाइज्ड करो, बिकॉज रोड में क्या होती है, डस्ट होती है, विजिबिलिटी पॉलिटिंग व्हीकल्स को स्टॉप करो। सुप्रीम कोर्ट डाइवर्जन ऑर्डर भी दे सकती है। दिल्ली में क्रैकर्स बैन हो गए। फ्लाई एश पॉन्ड्स वाटर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे फ्रॉम मार्च टू मे। एप्स यूज करो, लोगों को इन्फॉर्म करो कि चीज खराब हो रही है, एयर खराब हो रही है, इट्स टाइम कि आप रेडी हो जाओ। तो दिस इज येलो, मॉडरेट टू पुअर। जब वेरी पुअर हो गई, हवा और खराब हो गई, तो डीजल जो जेनसेट्स हैं बंद कर दो, पार्किंग फी को बढ़ा दो ताकि लोग पर्सनल व्हीकल यूज नहीं करें, बस और मेट्रो सर्विसेज को बढ़ा दो लोग ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कोल फायरवुड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में बंद करा दो, RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इलेक्ट्रिक हीटर, सिक्योरिटी स्टाफ, ये सब बंद, उनको स्टॉप बोन फायर, ये सब बंद करो, बिकॉज बोन फायर से भी पॉल्यूशन होता है। मीडिया अलर्ट और एडवाइजरी, तो ये सेकंड ग्रेड हो गया, ये फर्स्ट ग्रेड था, और सीवियर हुआ तो सेकंड ग्रेड, थर्ड हुआ तो अब ग्रेडेड रेस्पॉन्स में थर्ड स्टेप आ गया है। सारे हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर्स बंद करो, बिकॉज यहाँ से डस्ट आती है। देन पावर प्लांट्स वगैरह हैं, नेचुरल गैस प्लांट्स बढ़ाओ, और जो कोल वाले हैं उनको बंद कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ, क्लीनिंग ऑफ रोड करो, पानी ऐसे डालो रोड पे ताकि डस्ट सेटल हो जाए। अब आ गई इमरजेंसी, मतलब अब तो वॉर फुटिंग पे काम करना है। सारी ट्रक्स बंद कर दो दिल्ली में, एसेंशियल कमोडिटी ही आएगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर दो, ऑड इवन स्कीम ले आओ, टास्क फोर्स लाओ एडिशनल स्टेप के, मतलब अब वॉर फुटिंग पे काम करना है। तो ये क्या हुआ, ग्रेडेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो दिस इज GRAP, कर्ब बैड एयर। तो दिल्ली में अब फिर से ये बात उठ रही है, स्टबल बर्निंग का तो ऑल्टरनेट हमने ढूंढा ही, बट अब जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, लाइक दैट द पॉइंट इज, अब बात हो रही है पॉल्यूशन को चेक करने का। दिल्ली में केसेस कम हैं कोविड-19 के, दिस इज गुड। छठ पूजा अभी आएगी। देन दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, हायर रेट्स टू अवॉइड कट, इलेक्ट्रिसिटी का भी शॉर्टेज है। ये है जैबिंग चिल्ड्रन, जैब वैक्सीनेशन सब एक ही चीज है। जैबिंग चिल्ड्रन, तो बच्चों को वैक्सीनेशन देना है। कोविड का कोवैक्सीन की वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी यूज का अप्रूवल।
अब यहाँ एक बात है, जैसे कोवैक्सिन पहले भी इसने अप्रूवल मिल गया था, बट इस पे सवाल उठे। सवाल क्यों उठे? बिकॉज इसने ट्रांसपेरेंटली अपना डेटा शेयर नहीं किया। तो द पॉइंट इज, इस बार भी आप ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली सारा बता दो कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। तो इससे क्या होगा? अननेसेसरी बहुत सारा जो रूमर मॉन्गरिंग है या फिर सवाल उठते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इन सब चीजों में बेनिफिट होगा और वैक्सीन हेजिटेंसी दूर होगी। तो बिकॉज अभी 2 to 18 ईयर्स का है, तो जो भी डेटा है वो ट्रांसपेरेंटली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दो, ताकि सबको पता चल जाए दिस इज दिस। अब जो बच्चे हैं उनकी बॉडी डिफरेंटली वर्क करती है, बिकॉज दे आर स्टिल इन ग्रोइंग। टीनेजर्स हैं, प्यूबर्टी है, बॉडी ग्रो कर रही है, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उनके, फ्रॉम इन्फेंसी टूवर्ड्स एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। बड़े होने के बाद 18-20 के बाद तो बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है, बट ये जो दौर होता है ना, उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। सो दैट इज वाई वैक्सीनेशन इस एज ग्रुप को देने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो अभी DCGI, ये है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ड्रग कंट्रोलर, इसने इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दे दिया है। अब बात आएगी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो इसको अप्रूवल देगा। तो अभी क्या हुआ है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है कि 2 से 18 के लिए कोवैक्सीन चलेगा, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अब ये मैटर जाएगा DCGI के पास, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और वो इसको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देते वक्त भी ध्यान रखना है, रीइंस्टेट करें इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइटफुल प्लेस एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, जो हमारे दिस फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलता है, साइंटिफिक टेम्पर, बिसाइड्स इन्फ्यूजिंग कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। सो जो भी है क्लिनिकली ट्रायल्ड है, एक्सपेरिमेंट्स एंड दिस ट्रायल्स हुए हैं यहाँ पे मास स्केल में, तो जो भी डेटा है, ट्रायल डेटा है, उसको रिलीज करें, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। डू नॉट ब्रीथ इजी ऑन द सिलिकॉसिस प्रिवेंशन पॉलिसी। तो ये पहला एडिटोरियल था। दूसरा एडिटोरियल है IS वर्सेस तालिबान, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, टेकिंग द लिड ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज, पेंडोरा पेपर्स की बात है। डू नॉट ब्रीथ इजी ऑन द सिलिकॉसिस प्रिवेंशन पॉलिसी। अब यहाँ पे बात क्या है, सिलिकॉसिस। अक्सर क्या होता है, जो लोग जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल सिलिका के हैं, डस्ट के हैं, एटसेट्रा। ये पार्टिकल्स बॉडी में जाते हैं और लंग्स डैमेज करने लग जाते हैं। तो एक्सपोजर टू डस्ट, एक्सप्लॉयटेशन, अपैथी देखने को आता है सिलिकॉसिस और ऐसे इंडस्ट्री के वर्कर्स में। तो यहाँ जो बात है वो ये बात है कि लॉन्ग बिफोर COVID-19 हिट, काउंटलेस वर्कर्स एंगेज्ड इन माइंस, कंस्ट्रक्शन एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया, और वो एक्सपोज होते हैं डस्ट से और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, लंग्स उनके डैमेज हो जाते हैं। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में सिलिका होता है, राजस्थान में अच्छा खासा परसेंटेज भी है माइंस का, 17% है मिनरल प्रोडक्शन का इंडिया का राजस्थान में। तो राजस्थान में ये एक्ट आया था, एपिडेमिक 2015 नोटिफिकेशन, राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 57, और वहां ये बात हुआ कि हम पोस्ट डिसीज मेजर्स लेते हैं, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने चाहिए। ये जैसे सिलिकॉसिस है, ये एक एपिडेमिक है। सिलिकॉसिस क्या होता है, दिस न्यूमोनिया टाइप डिसीज होती है, ऑक्यूपेशनल डिसीज है, डस्ट एक्सपोजर से होती है, और ये इनक्योरेबल है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। द पॉइंट इज, एक बार कोई डिसेबल हो गया तो हम उसकी हेल्प करते हैं, उसको रिलीफ देते हैं, उसको लाइक वी ट्राई टू प्रोवाइड सर्टेन हेल्प, बट द पॉइंट इज आप उसको डिसेबल होने ही क्यों दे रहे हो, प्रिवेंटिव में क्यों आप वर्क नहीं कर रहे हो? ये प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंटेबल है तो आप प्रिवेंट करो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, लॉज एंड रेगुलेशंस। दिस इज द मैसेज। जैसे ये है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड्स, तो अगर किसी को सिलिकॉसिस हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, तो उसको कुछ मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजा मिल रहा है, अच्छी बात है, बट द पॉइंट इज मुआवजा देने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले दफे हमने इंडस्ट्रियल रूल्स क्यों ऐसे नहीं बनाए कि डिसीज नहीं हो? पैराडाइम फ्रॉम कंपनसेशन टू प्रिवेंशन होना चाहिए। कंपनसेशन तो जरूरी है, देना भी चाहिए, बट प्रिवेंशन पे भी फोकस करें, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करें माइन ऑनर्स का, कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स क्यों नहीं दे रहे हैं उन्हें, मास्क क्यों नहीं हो रहे हैं, ट्रीटमेंट बराबर चेकअप क्यों नहीं हो रहा है, रेगुलर सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर पाए। तो इसीलिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी
कि अंडर रिपोर्टिंग भी होती है, इधर केसेस आते ही नहीं है, बहुत सारे सिलिकोसिस के केस वगैरह होते हैं। द पॉइंट इज वी नीड टू हैव दिस हेल्थ सर्वे, और वो भी जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्वेज होना चाहिए। दूसरा, प्रिवेंशन के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करें कि वो इनोवेट करें, लो कॉस्ट डस्ट सप्रेसेंट और वेट ड्रिलिंग मैकेनिज्म बनाए। डस्ट पार्टिकल सप्रेस हो, वेट ड्रिलिंग होगा तो उससे डस्ट नहीं निकलेगा। तो या सब्सिडाइज करें, कॉस्ट इक्विपमेंट्स दें, प्रोटोटाइप्स हैं उनको टेस्ट करें, स्केल करें। तो ये हुआ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। और गवर्नमेंट का इंसेंटिव गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दे, सो दैट ये जो डस्ट वाला रिस्की एनवायरनमेंट है ये कम हो, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। No more time must be lost in bringing prevention to the heart of pneumoconiosis policy. Okay, pneumonia, P silent, pneumonia policy. So मैसेज क्या है यहाँ पे? मैसेज ये है कि वर्ड ऑक्यूपेशन, ये जो ऑक्यूपेशन डिसीज क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या है, माइंस में वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वर्क कर रहे हैं, तो दे आर एक्सपोज्ड, ऑक्यूपेशनल डिसीज। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। पहला वर्ड है ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे को समझाओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड ऑक्यूपेशनल डिसीज। दूसरा, हाईलाइट द नेसेसिटी ऑफ पुटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एट द फोर फ्रंट ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो भी पॉलिसी बन रही है तो वहां पर फोर फ्रंट पे हमें सेफ्टी सिक्योरिटी होना जरूरी है। लाइक रिमेंबर, कुछ दिन पहले हम देख रहे थे दिस वाटर हयासिंथ का यमुना में क्लीन अप चल रहा है, बट जो लोग यमुना में जाके उस वीड को क्लीन कर रहे हैं वो ऐसे लाइक डीप वाटर में जा रहे हैं, उनके पास बूट्स नहीं है, कोई गियर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, दलदल में जाके वो हाथों से ऐसे साफ कर रहे हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल डिसीज होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, रिस्क है उनकी लाइफ का। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी ये चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल डिसीजेस को। प्रिवेंशन इज बेटर देन cure. Always remember, prevention is better than cure. The sanctions cloud over India-US ties. ये बात है, sanctions over cloud over India-US ties. ये कौन सी मशीन है? ये है S-400. ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब बाहर से कोई मिसाइल आ रही है, रॉकेट्स आ रहा है, कुछ अटैक हो रहा है, यहाँ पे काउंटर मिसाइल फायर होगा और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्प्ले है दिस मॉस्को में। तो ये जो है ये हम रशिया से खरीद रहे हैं। अब रशिया से खरीद रहे हैं, बट रशिया पे आरोप ये लगा कि 2016 का जो यूएस इलेक्शन था वो रशिया ने ट्वीक किया था। तो उसी लिए यूएस ने एक एक्ट लाया, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा, कि रशिया से कोई भी इक्विपमेंट खरीदेगा, बिजनेस करेगा, तो उस पर अमेरिका ये सैंक्शन लगा देगा। sought to discourage trade in defense and intelligence sectors of Russia. काटसा का ये मैंडेट है। एक सेफ्टी वॉल्व भी है, बट काटसा में सेफ्टी वॉल्व क्या है कि यूएस का प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ कंट्रीज को अपने डिसीजन पे, अपने दिस जजमेंट पे रिलैक्सेशन भी दे सकता है, वेवर भी मिल सकता है फ्रॉम काटसा। तो इंडिया S-400 ले रहा है, रशिया से ले रहा है, काटसा लगना चाहिए था, बट इंडिया तो यूएसए का पार्टनर भी है, अभी आगे फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी किए हमने, सिक्योरिटी के क्वाड भी है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को वेवर दिया। इंडिया की मिलिट्री परचेज रशिया से हाउएवर स्टेडली डिक्लाइन हुई है पिछले कुछ टाइम पे, सिप्री की रिपोर्ट बता रही है। अब क्या है, मिस्टर बाइडेन क्या डिसीजन लेते हैं, इस बात पे अभी डिबेट हो रहा है कि हम अब जैसे एयरफोर्स के चीफ का स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, जो नए चीफ है उन्होंने बताया कि जो S-400 है वो टाइम पे आ जाएगी इंडिया में। अब इस बात पे यूएस मीडिया ने ऑब्जेक्शन उठाना चालू कर दिया और एक लॉबी हो रही है, प्रेशर बन रहा है कि इंडिया को वेवर क्यों दिया जाए, क्या मेरिट है। बट यहाँ पे मेरिट भी है बिकॉज क्वाड इज देयर और सारा फोकस अब इंडो पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक में रहना है मतलब इंडिया से बेटर टर्म्स आपके होने चाहिए। तो लेट अस सी जियो पॉलिटिक्स अब यहाँ पे कैसे कैसे आगे शेप करती है। ये रिपोर्ट हमें याद रखना है, जो डिफेंस इंपोर्ट और इन सब का रिकॉर्ड रखता है स्टॉकहोम बेस्ड डिफेंस थिंक टैंक जिसका नाम है सिप्री। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? यूटेल। सो दिस इज अबाउट इंडिया यूएस टाइज। आगे हम फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी देखते हैं। देन फ्री पावर एट अ बिग प्राइस। अक्सर क्या होता है, मेट्रो में फ्री ट्रेवल कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दिया,
ये जो फ्री होता है ना, इसकी बहुत ह्यूज कॉस्ट आती है और कई बार पूरा डिपार्टमेंट ही लॉस मेकिंग में चला जाता है। जैसे जो विद्युत विभाग हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं बहुत सारे। अक्सर एक दौर आया, एक टाइम था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एक दौर आया कि उसमें फ्री पावर देना है। तो फ्री पावर से क्या हुआ, अननेसेसरी लोड होता है और जो फाइनेंशियल मैकेनिक्स है ना, वो खराब हो जाते हैं फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल हेल्थ डिटीरियोरेट भी होती है। सो द पॉइंट इज फ्री पावर एट अ बिग प्राइस आता है। द प्रॉमिस ऑफ फ्री पावर टू हाउस होल्ड कैन नॉट बी सस्टेन्ड, अनसस्टेनेबल हो जाता है। फाइन इकोनॉमिक्स नहीं है ये। एक मिनिमम चार्जेस होने चाहिए, बट चार्जेस होने चाहिए। बूस्ट टूरिज्म थ्रू डिसरप्शन, बूस्ट टूरिज्म थ्रू डिसरप्शन। अब बात है यहाँ पे टूरिज्म का। टूरिज्म के बारे में यहाँ एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है कि एक प्लानिंग कमीशन थी हमारी, अभी नीति आयोग है, इसके पहले प्लानिंग कमीशन थी। प्लानिंग कमीशन ने बताया कि अगर टूरिज्म में हम 1 मिलियन पैसे खर्च करते हैं तो 78 जॉब क्रिएट होते हैं टूरिज्म सेक्टर में। मतलब दिस इज अ जॉब क्रिएटिंग सेक्टर। जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल को हम क्यों इतना एनकरेज करते हैं? बिकॉज टेक्सटाइल से जॉब बनता है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आता है, और वही हमारा मैंडेट है। व्हाट वी नीड जॉब्स। सो टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट से 78 जॉब्स है पर 1 मिलियन। दिस इज अ वेरी गुड नंबर। सो दैट इज वाई टूरिज्म में फोकस करना जरूरी है। पैंडेमिक हुआ, टूरिज्म बहुत बुरी तरह पिटा। टूरिज्म सर्विस सेक्टर में आता है। इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डिसरप्टिव स्ट्रैटेजी टू टैप द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब जरूरी है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम जो नया बिल्ड करें वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ड करें हम। टूरिज्म सेक्टर, इंडिया में वैसे भी बहुत डाइवर्सिटी है, हेरिटेज है, टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज है, बहुत स्कोप है इंडिया में टूरिज्म का। अब जरूरी है कि जैसे टूरिज्म सेक्टर फ्रेगमेंटेड है, इसको कंसोलिडेट करें। डिजिटल टूल्स का यूज करें, जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करें, हमारे लोगों को भी अपस्किल करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करें। 2014 में ही ऐसे पे एक आया था, ऐसे टूरिज्म के बारे में लिखना था। तो टूरिज्म बहुत डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, जैसे रूरल टूरिज्म। कुछ दिन पहले हमने दिस बायो टूरिज्म की बात पढ़ी थी। टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल, आउटबाउंड, बिजनेस, वाइल्ड लाइफ, वेलनेस टूरिज्म आजकल काफी बजवर्ड बना है, वेलनेस टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म, इंडिया में अच्छा इलाज होता है कम पैसों में, तो आप देखना अरब से, साउथ से, इधर इधर एशियान से, इधर यूएस से, यूरोप से, सब लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सस्ता पड़ता है। मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं उसे। एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रिमेज है, कल्चरल है, डार्क, culinary, एजुकेशनल, सेलिब्रिटी, क्रूज। दीज आर सम पॉइंटर्स कि टूरिज्म के बहुत वैरायटी है। स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है, लाइक दैट। यहाँ एक और टर्म यूज किया है इन्होंने, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक लेजर है, लेजर मतलब एक वॉल टाइप है, इसमें सारी एंट्रीज आ रही है। तो इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। हर एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, रजिस्टर हो रही है, और वो रजिस्टर सबके पास है, तो आप उसको ऑल्टर नहीं कर पाओगे। तो ये फुल प्रूफ होता है, या हैक चीट वगैरह डिफिकल्ट हो जाता है। ब्लॉकचेन एसेंशियली एक डिजिटल लेजर है ट्रांजैक्शंस का। हर ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, डिजिटल लेजर that is duplicated and distributed across the entire network of computer system on the blockchain. तो this makes it full proof to hacking, cheating और transparency आती है। वर्ल्ड में ऐसे ब्लॉकचेन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बिटकॉइन है ब्लॉकचेन, मनी सॉल्यूशंस है, किक स्टार्ट। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, उसको यूज करें टूरिज्म इंडस्ट्रीज में भी। ब्लॉकचेन इनेबल करेगा ट्रैकिंग ऑफ आइटम्स में, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन का। इंडियन स्टार्टअप्स भी कोई आइडियाज ला सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग है, हेल्थ केयर है, ये कुछ टेक्नोलॉजी टर्म्स दिए हैं जो ब्लॉकचेन में हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टूरिज्म, और टूरिज्म में टेक्नोलॉजी का यूज हो, जो न्यू एज टूरिज्म हो पोस्ट कोविड का, वो कैसे बेटर हो। देन डेटा पॉइंट है, दिस इज अबाउट व्हाट एल्स द महाराजा। महाराजा मतलब दिस एयरलाइंस। एयरलाइंस की हालत खराब थी और ये बिक गई। टाटा से ही इसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था, 68 ईयर्स बाद वापस बैक टू टाटा। तो 18,000 करोड़ में खरीदा है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि ये एयरलाइंस फ्लॉप क्यों हुई। एक तो समय ही खराब चल रहा है, दूसरा इसमें मैनेजरियल पॉलिसीज जो थी, जैसे एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया, स्टाफ मर्ज किया, पॉलिसीज करेक्ट नहीं थी।
लॉसेस करेक्ट नहीं थे इनके, जो प्लान्स होने चाहिए थे, रूट्स प्लान करने थे, तो मैनेजमेंट इशू भी थे यहाँ पे। दूसरा बात था कि नए डिसीजंस नहीं हुए, इनोवेटिव नहीं हुआ, और ओवरऑल जो एयरलाइन बिजनेस है वो वैसे ही लॉस मेकिंग बिजनेस बना है सबके लिए। जेट एयरवेज को भी प्रॉब्लम हुआ, ऑलमोस्ट एवरीबडी, बिकॉज फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कोविड का लॉकडाउन अलग लग गया, तो एयर इंडिया बिक गया। Then this is about farmer plan to host series of protest, and this is judges and MHA। ये इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज कुड एक्सपैंड। मालाबार एक्सरसाइज हमने देखा था, इंडिया, यूएसए, जापान 2015 में आया, इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया था। तो फेज 1 मालाबार एक्सरसाइज अगस्त में हुआ, होस्टेड बाय यूएस नेवी नियर गुआम आइलैंड। फेज 2 होगा अक्टूबर 12 से 15 बे ऑफ बंगाल में। तो दिस इज मालाबार। मालाबार ये इंडिया का मालाबार कोस्ट के नाम पे है। इसको एक्सपैंड करने की बात है। तो इंडिया ने 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किए हैं यूएसए से। इनके नाम याद होने चाहिए। फाउंडेशनल अग्रीमेंट कितने हैं? 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट है। पहला है लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट इन 2016, दूसरा है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट कॉमकासा इन 2018, तीसरा है बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेटियल कोऑपरेशन बेका 2020। तो पहला क्या था? पहला था लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट, फिर कॉमकासा, फिर बेका। इसके अलावा हमने GSOMIA भी किया है। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट वॉज साइंड अ लॉन्ग टाइम अगो। तो ये बहुत पहले हुआ था, और पिछले 2-3 साल में ये 3 हो गए हैं। ओके, कॉमकासा, बेका और लॉजिस्टिक्स, और पहले किया था दिस GSOMIA। तो ये 4 है, ये 4 कहलाते हैं फाउंडेशनल अग्रीमेंट। बेसिकली ये अग्रीमेंट ये है कि जैसे नेवी होती है, नेवी को ऑपरेट करना है तो लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यूएस का पोर्ट है, यहाँ पे गुआम में एक बेस है, इंडियन नेवी क्या इसको यूज कर पाएगी अगर वहां कोई ऑपरेशन करना है, लाइक दैट। ये कम्युनिकेशन के लिए होता है। जो इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूएस से हमने परचेज किए हैं। डेडिकेटेड लाइन है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी। फिर जियोस्पेटियल कोऑपरेशन के लिए बेका है, और ये मिलिट्री। तो ये फाउंडेशनल अग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस ये होता है, इससे कन्वर्जेंस आता है, सिनर्जी आती है मिलिट्री के बीच में, इंटरऑपरेबिलिटी भी आती है। सो दिस इज गुड। दिस टेल्स कि इंडिया और यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक टाइज है, सिक्योरिटी टाइज है। तो दैट इज वाई जो भी काटसा की बात कर रहे थे, काटसा में प्रेसिडेंट का, यूएस प्रेसिडेंट का जो मैंडेट है, वेवर इंडिया को मिलेगा काटसा का, दिस S-400 मिसाइल जो हम रशिया से परचेज करेंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट। मीनवाइल दिस इज चाइना, चाइना इज चाइना, एंड दिस इज अबाउट रिसाइकलिंग। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 R हैं प्लास्टिक से लड़ने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट। तो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, दिसंबर 6 तक इसका और नोटिफिकेशन आएगा, बाद में फिर से बात करेंगे। बात यही है, यहाँ पे 2 टर्म याद रखने, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसने प्लास्टिक का जनरेट किया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इकोसिस्टम से उस प्लास्टिक को हटाने के लिए एफर्ट्स डाले। ओके, देन दूसरी बात है, ये जो मेथड्स हैं वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मैंडेट है उसके अंदर आएगा। प्लास्टिक की भी कैटेगरी होगा, माइक्रो प्लास्टिक्स अलग होते हैं, रिजिड अलग होते हैं, कुछ वन टाइम यूज होते हैं, कुछ रिसाइकल हो सकते हैं। तो केस बाय केस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीजें आएंगी। एनवायरमेंट कंपनसेशन की बात होगी। कब आएगा नोटिफिकेशन? दिसंबर 6 पे। डॉक्टर्स अभी कॉशियस है, वेलकम बूस्टर डोज प्लान, लेट अस सी। Then PhD requirement postponed till 2023, and this is Qatar, तालिबान मीट हो रही है। यूके गवर्नमेंट कोविड रेस्पॉन्स बॉज्ड अप है, इनिशियल कोविड रेस्पॉन्स। अगर अपन इनिशियल कोविड रेस्पॉन्स की बात करें ना, इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री, जिसका हमारा जो इनिशियल कोविड रेस्पॉन्स हमने था ना, लॉकडाउन लगाया, कंट्रोल किया। फर्स्ट वेव जो था वो भी बहुत डेडली था, बट इंडिया बैटल्ड वेरी ब्रेवली इन फर्स्ट दिस कोविड वेव। सेकेंड कोविड वेव में भी हमारे पास 1 जनवरी से वैक्सीनेशन अवेलेबल है। रेस्पॉन्सिबली अगर सब एक्ट करते ना तो शायद ये सेकेंड वेव भी इतनी डेडली नहीं होती। तो दिस इज यूके गवर्नमेंट बॉज्ड अप इनिशियल कोविड रेस्पॉन्स। चाइना लॉन्चेस बायोडाइवर्सिटी फंड। चाइना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहा है, रेमेडियल मेजर्स है, गलत हो गया है अब उसको सुधारो। तो नेट जीरो भी बनना है, शी जिनपिंग यहाँ पे प्लान किया है, और दूसरे कंट्रीज से भी बोल रहा है इसमें कंट्रीब्यूशन दे। 30 by 30 एजेंडा है, 30%।
would afford 30% of Earth's land ocean protected status by 2030. 2030 तक 30% लैंड और ओशन प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ये क्या है? 30/30 एजेंडा। चाइना ने लॉन्च किया बायोडाइवर्सिटी फंड। इमानुअल मैक्रोन है, फ्रांस ने 35 बिलियन का रिवाइवल प्लान किया। फ्रांस भी अभी थोड़ा पिछड़ रहा है दिस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। सी लेवल बढ़ेगा, सी बढ़ेगा सेंचुरीज टू कम पे, और इससे क्या होगा? 10 मेगा सिटीज हैं डूब सकती हैं एशिया की, रिसर्चर्स ने वार्न किया। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा टेम्परेचर, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघलेगा, वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा और जो कोस्टल सिटीज है वो डूबने लग जाएंगी। तो ऐसा कुछ 10 मेगा सिटीज का इन्होंने बात किया है। तो पॉइंट इज, हमें आईपीसीसी रिपोर्ट भी बोल रही है कंजर्वेशन को सीरियसली लेना चाहिए। इजराइल और ईरान, ये हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये आईएमएफ की अभी चीफ है। तो बात चल रही है इनको सैक करने की। क्यों सैक करने की? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में फ्रॉड्स हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट्स जो आती है उसमें चाइना को बूस्ट करने के लिए शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ फजिंग डेटा टू बूस्ट चाइनाज रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक लाता है और शी इज फ्रॉम आईएमएफ, सो द पॉइंट इज शी वॉज अर्लियर इन वर्ल्ड बैंक। meddling with figure in this 2018 में when she was CEO of the World Bank। तो ease of doing report, business report World Bank की होती है, तो she was CEO of the World Bank और उस टाइम पे ये allegation है कि fraud हुआ। right now she is in IMF, but IMF ने अभी इसको sack नहीं किया है। she is MD of IMF, so the name is क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो लेट अस सी, अब जो ये डेटा है ना, ये चीज भी बताता है कि रैंकिंग्स जो होती है इसको ना बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये जो रैंकिंग्स हैं, दिस रैंकिंग्स एंड ऑल, इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग हो गई, कंट्रीज की रैंकिंग हो गई, लाइक दैट। क्योंकि कई बार डेटा ऐसे ट्वीक किया जाता है कि वो रैंकिंग में तो बहुत अच्छा दिखता है। जैसे प्रोसेसर्स कई बार आने लग गए, ON22 वगैरह में नंबर्स बड़े अच्छे आएंगे, बट रियल लाइफ में वो प्रोसेसर, मोबाइल प्रोसेसर बड़ा स्लो और स्लगिश लगेगा। सो दैट इज वाई नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। अनक्वाइट फ्रंट, ये बात है इंडिया फेस कर रहा है जो लद्दाख में चैलेंजेस। देन गवर्नमेंट टेल्स यूटिलिटीज टू इंपोर्ट कोल, कोल क्राइसिस इज अ रियलिटी, कोल का शॉर्टेज हो रहा है। टाटा मोटर्स अब फुल थ्रोटल जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, 1 बिलियन रेज कर रहा है अभी न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट के लिए। नेक्सॉन और अभी टिगोर का भी एक ईवी आया था। ईवी इज फ्यूचर। CXO हायर कर रहा है, देन अपग्रेड, एंड दिस इज कोहली एंड दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, कोवैक्सिन रिलेटेड डेटा है, वेट फॉर WHO इज ऑन। ये है अवॉइड प्राइवेट व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे रिलाई करें। ड्राइविंग लाइसेंस में भी अब QR कोड होगा। ये जो वर्ड है ना QR कोड, ये बहुत जगह आप यूज कर सकते हो। QR कोड, NFC वगैरह, कुछ डिलीवरी करना है, जैसे E-रूपी आया, उधर भी QR कोड है। इससे क्या होता है, दिस जो ट्रांजेक्शन वगैरह रीड करना इजी हो जाता है, वेरीफाई करना इजी हो जाता है। जैसे कोवैक्सिन का सर्टिफिकेट है, उसमें भी QR कोड होता है, स्कैन करो एंड यू विल क्विकली गेट द एंटायर डेटा। तो QR कोड ड्राइविंग लाइसेंस में भी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये CR पार्क है दिल्ली का, दिस इज दुर्गा पूजो। और प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग किया टेरर थ्रेट यूनिफाइड रिस्पॉन्स जरूरी है G20 के लिए। 60% नेवी फोर्सेस अभी इंडो पैसिफिक में है, यूएस के नेवी चीफ ने कहा। तो इंडो पैसिफिक इज अ बिग थिंग, यहाँ भी बहुत एक्टिविटीज हो रही है। इंडिया को 5630 गीगावाट सोलर कैपेसिटी चाहिए 2070 तक, अगर हम नेट जीरो बनना चाहते हैं। ये बात है अनक्वाइट फ्रंट। ईस्टर्न लद्दाख में अभी भी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है चाइना और उससे टेंशंस होंगे। बिग टेक एंड अवर किड्स, आप मार्केटिंग टैक्टिक्स देखो, हर मार्केटिंग टैक्टिक में टारगेट की किसे किया जाता है? बच्चों को किया जाता है। बिकॉज जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बच्चों को कोई भी चीज सेल करना, ये सब इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। तो दैट इज वाई जैसे बिग टेक कंपनीज है, मार्केटिंग्स है, ये सब फोकस करते हैं किड्स में। अब जैसे बिग टेक है, अभी क्या है, जो आज की जनरेशन है वैसे भी एजुकेशन डिजिटाइज हो गया है, डिजिटल एजुकेशन वगैरह है। तो दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो डिक्टेट करते हैं उनकी चॉइसेस को, पेरेंट्स को। दैट इज वाई यहाँ पर एक
प्रॉपर पेरेंटिंग करना जरूरी है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मोबाइल दिला दिया, लैपटॉप दिला दिया, बढ़िया सा कोचिंग में पैसे खर्च करके कर दिया और बोलेंगे कि हो गया हमारा काम। नो, you have to be there to support, guide, tell कि what is right and what is wrong. That is parenting. तो पेरेंट्स को भी जरूरी है। फेसबुक वगैरह जैसे में देख रहे हैं, मिसयूजेज बहुत होता है, गुमराह किया जाता है। सो दैट इज वाई यू हैव टू बी केयरफुल। ग्रोथ फर्स्ट। आरबीआई बड़ी डिफिकल्ट टास्क चल रहा है, बिकॉज एक तरफ ग्रोथ है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है। टाइट रोप। जिम कॉर्बेट का नाम चेंज हो रहा है, चैटिंग विद कॉर्बेट्स घोस्ट। देन powering the discom और this नेक्स्ट इज एयर इंडिया आर्ट कलेक्शन। अब एयर इंडिया जो है, इसके पास आर्ट कलेक्शन भी था और ओवर द टाइम जो डेवलप हुआ वो नहीं बिका है, वो गवर्नमेंट के साथ ही रहेगा। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कंट्रोवर्सी। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज कि व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके 8-10 पैरामीटर्स क्या होते हैं, दैट्स ऑल। और अगर पूछा जाए क्रिटिकली एनालाइज, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रैंकिंग के जो पैरामीटर्स है ना, उसको फज किया जाता है, डेटा फजिंग होती है, और जो रैंकिंग होती है वही इनएक्यूरेट हो जाती है, जो कि यहाँ पे ऐसा हुआ। तो दिस इज दिस। देन लेगो प्लान। गवर्नमेंट बोल रही है रीडिफाइन कर दो फॉरेस्ट को। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट होता है तो अक्सर जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर रेलवेज है, इसको रेल बिछाने में दिक्कत आती है। रेल करेंगे, फॉरेस्ट काटना पड़ेगा, फॉरेस्ट काटोगे तो नियम आ जाते हैं। सिमिलरली हाईवेज बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, गडकरी साहब अक्सर ये बात बताते हैं। तो अनक्वाइट फ्रंट नहीं, दिस इज द प्रपोजल। अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट की बात हुई कि जो फॉरेस्ट है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवेज, एयरलाइंस, रोड्स, इन सब के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिले ताकि वो अपना एक्टिविटी भी कर पाए। बट अगर इजी परमिशन मिल जाएगा, रिलैक्सेशन होगा, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिफीट होगा ना। तो प्राइवेट फॉरेस्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ एफसीए रखा नए प्रपोजल में। एमओईएफसीसी ने एग्जेम्प्ट किया रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, एफसीए रूल्स में, सो दैट इजीली वो अपना काम कर पाए। फॉरेस्ट अगर बीच में आ गया, रोड जा रही है, तो वो क्लियर करके अपनी रोड आगे बना पाएंगे। अनअटेंडेड लैंड्स वगैरह कैटेगरी ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट में रखा। फिर एग्जेम्पशन दे दिया 0.05 हेक्टेयर का। स्ट्रिप प्लांटेशन, रेल लाइंस, रोड एटसेट्रा में भी अलाउड टू एलिविएट हार्डशिप ऑफ रेसिडेंट्स एंड बिजनेस ओनर। देन नई टेक्नोलॉजीज वगैरह भी किया। तो हैव अ लुक, ये भी प्रपोजल है, फाइनल नहीं है। हमें बस थीम याद रखना है। थीम क्या है इधर? थीम ये है, पहले तो फॉरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की। सेकंड, फॉरेस्ट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट फिर से ओपन हो गया है कि एक तरफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दूसरे तरफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एमओईएफसीसी ने पॉइंट किया कि प्रेशर ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन हैज बीन कमिंग फ्रॉम रेलवेज एंड रोड। इनको रेल बिछानी है, इनको रोड बनानी है, और बीच में फॉरेस्ट आ जाता है, तो ये एमओईएफसीसी को प्रेशराइज करते हैं कि आप क्लियरेंस दो। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ऐसे कुछ चेंजेस आए। प्रपोज्ड है कि नोटिफाइड फॉरेस्ट, नॉन वेलेबल ऑफेंस एटसेट्रा, पेनल्टी कितना होगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर, सेफ गार्ड्स भी हैं। डाइवर्जन होगा तो क्यों अलाउ नहीं किया जाए, क्यों किया जाए, अटेम्प्ट किया है फॉरेस्ट को डिफाइन करने का। दीज आर जस्ट प्रपोजल्स आते हैं, अभी इसमें बहुत चेंजेस भी आएंगे। द पॉइंट इज वी शुड बी नोइंग, हैव एन ओपिनियन, फॉरेस्ट क्लियरेंस और दूसरी तरफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मिडिल वे क्या हो? जैसे अभी रोड बनानी थी पेंच से, तो फॉरेस्ट ने, एनएचएआई ने, अभी गडकरी साहब ने इनॉग्रेशन किया, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया यहाँ पे। तो ऐसा क्यों नहीं बनाया कि टेक्नोलॉजी से फॉरेस्ट भी बच जाए और रोड भी बन जाए? वी नीड टू फाइंड अ मिडिल वे। तो दिस इज दिस फॉरेस्ट प्रपोजल। ओके, देन दिस इज एनओसी चीन पावर मिनिस्ट्री। रिटेल इन्फ्लेशन ईज हुआ है। दिस टाटा ने $1 बिलियन दिस डॉलर रेज किया। बस एक्सीडेंट और फ्लड चाइना में। लॉकडाउन यूके। चाइनीज बिलियनर जैक मा रीअपियर्स आईएमएफ एंड मोसाद कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है? टेल। So this is Indian Express. All right. So today we talked about this ease of doing business, forest conservation, then Malabar phase 2, tourism के different types. Prepare a note on occupational diseases and G20 groupings. So this is 13th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.